हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल EHS स्टडी गुरु। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिस्क असेसमेंट क्या होता है। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि रिस्क असेसमेंट के कितने स्टेप होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला है कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है। बेसिकली रिस्क असेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द हजार्ड एंड असेसिंग दियर रिस्क। रिस्क असेसमेंट जो होता है प्रकार के प्रोसेस होता है जिसमें हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जाता है, साथ ही साथ उसके रिस्क को कंट्रोल किया जाता है, वर्क एक्टिविटी को सेफली कैरिड आउट किया जा सके वर्क प्लेस पे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा रिस्क असेसमेंट का डिफिनीशन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट के कितने स्टेप होते हैं। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप होता है। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द हजार्ड, दूसरा है आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ, तीसरा है इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन, 4 नंबर है रिकॉर्ड फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट देम, एंड 5 नंबर है व्यू एंड अपडेट इफ नेसेसरी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेप के बारे में यानी आइडेंटिफाई द हजार्ड, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो दोस्तों, आप इसका कुछ इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि हजार्ड वेरियस मेथड से आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहला है कि वर्क प्लेस के एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके, या दूसरा कि जो भी वर्क प्लेस की उस एक्टिविटीज़ में क्या क्या पोटेंशियल रिस्क है, आप यहाँ से भी हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि किसी मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन के थ्रू भी आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा मशीन और इक्विपमेंट्स या कोई केमिकल हैंडलिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है एक डेटा सेट प्रोवाइड करता है और उसमें क्लियर मेंशन होता है कि उसका क्या क्या हजार्ड्स है और क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस होना चाहिए अगर आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं या उसको ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन भी एक टाइप का हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का सोर्सेस है। लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का सोर्स है, चाहे इंडिया की फैक्ट्री एक्ट 1940 एक्ट हो, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई स्टेट लॉ हो, वहाँ से भी आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके गाइडलाइंस है। नेक्स्ट मेथड है कि आप वर्क प्लेस पे जो भी फोरमैन, सुपरवाइजर्स और वर्कर काम कर रहे हैं उनसे कंसल्ट करके भी आप हजार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हजार्ड आइडेंटिफाई करने का मेथड। दोस्तों, अगर हम बात करें रिस्क असेसमेंट के सेकंड स्टेप की, तो आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। कहने का मतलब यह है कि आपको सुनिश्चित करना है आपके वर्क प्लेस पे जो भी एक्टिविटीज़ कैरीड आउट हो रहा है उसमें कौन कौन से लोग इफेक्ट हो सकता है। आपके कंपनी के एम्प्लॉय हो सकता है, आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, या जनरल पब्लिक्स हो सकता है, या विजिटर्स हो सकते हैं। इसके साथ जब भी आप रिस्क असेसमेंट को यानी कैरी आउट करेंगे तो वनरेबल पीपल को भी आप कंसीडर करेंगे, जैसे यंग वर्कर्स हो गया, प्रेग्नेंट वीमेन हो गई, या डिसेबल पर्सन हो गई। तो दोस्तों, जब आप इन तमाम तरह के लोगों को जब आप अपना रिस्क असेसमेंट में कंसीडर करते हैं, तब जाके आपका रिस्क असेसमेंट इफेक्टिव होता है। दोस्तों, अगर थर्ड स्टेप की बात करें यानी इवैल्यूएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, कहने का मतलब ये है आपने जो जो हजार्ड को आइडेंटिफाई किया है इसमें क्या करेंगे कि उसके रिस्क को इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद आप यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे। फोर्थ स्टेज है रिकॉर्ड फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम। दोस्तों, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और कैसे उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। यानी आपने जो जो हजार्ड को आइडेंटिफाई किया या जो भी प्रिकॉशंस को आपने आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली पहले रिकॉर्ड करना है, उसके बाद से वर्क प्लेस पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप वर्क प्लेस पे कैसे आप असेसमेंट को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि रिस्क असेसमेंट को सब जितने भी वर्क प्लेस पे स्टेक होल्डर काम कर रहे हैं, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो, विजिटर्स हो या एम्प्लॉय हो, उनको कम्युनिकेट करके हम साइड पे रिस्क असेसमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 5 नंबर में व्यू एंड अपडेट इफ नेसेसरी, कहने का मतलब ये है कि आप रिस्क असेसमेंट को कब और कैसे अपडेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई मैनेजमेंट चेंज होता है, या कोई लोकेशन चेंज होता है, या किसी प्रकार के कोई एक्सीडेंट और इंसिडेंट होता है, तो आपको रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करना है और ज़रूरत लगे तो उसको अपडेट भी करना है। तो दोस्तों, ये रहा कुछ रिस्क असेसमेंट
के बारे में इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।